सबसे पहले बड़ी खबर है, कल एनडीए संसदीय दल की बैठक। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। सरकार बनाने का कल पेश कर सकते हैं दावा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता, ये बड़ी खबर है। एनडीए में शामिल दलों की बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ कि 7 जून को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इस दौरान मोदी नए सांसदों को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को सभी सहयोगी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसी दिन राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी सहयोगी दलों के साथ सरकार के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। समझा जा रहा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। और इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी का बड़ा बयान। सोनिया ने कहा, हमारे पास नंबर नहीं, सरकार बनाने की कोशिश न करने के लिए नेताओं को मनाया। इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ने यह प्रस्ताव रखा कि उन्हें सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र और चुनाव में जीती सीटों का हवाला दिया। जानकारी के मुताबिक सोनिया के प्रस्ताव के बाद सभी दलों के नेताओं ने उनकी बात मान ली। सोनिया ने कहा, सियासी लड़ाई संसद में की जानी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि हमें अपने तेवर बनाए रखना चाहिए और जनता के बीच फ्रंट फुट पर रहना चाहिए। हमें अपने मुद्दों पर अडिग रहना चाहिए। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कहा है कि बीजेपी की फांसीवादी सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा और उचित समय पर उचित फैसला लेगा। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. और एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। बैठक में नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक जनादेश है। लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक में शामिल सभी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया, हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी सरकार के लिए एक ऐतिहासिक जनादेश है। वहीं टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में एनडीए की बैठक के बाद एनडीए का हिस्सा होने के बारे में पूछने पर कहा, अगर हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं तो हमने चुनाव कैसे लड़ा। आज की तारीख में यह तस्वीर बेहद अहम है। बनने वाली सरकार का सारा दारोमदार इन्हीं 2 नेताओं पर है। एनडीए के सहयोगी के तौर पर दोनों ने अपने राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने में टीडीपी और जेडीयू के योगदान के बिना बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाती। मीडिया की नजर भी इन पर सबसे ज्यादा है। इसलिए बैठक के बाद नायडू ने बहुत सादे अंदाज में जवाब दिया। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? और सियासी गर्मी के बीच विमान में नीतीश कुमार के साथ बैठकर आए तेजस्वी ने सफाई दी है। तेजस्वी ने क्या कहा, आइए देखें। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हवाई जहाज में इस तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। पहले दोनों आगे पीछे बैठे दिखाई देते हैं, फिर दोनों साथ बैठे नजर आते हैं। सलाम दुआ हुई, फिर देखिए कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई, पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब समय पे बात किया जाता है। इस सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। बीजेपी को बहुमत न मिलने की वजह से सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश फिर मौका देकर पाला बदल सकते हैं। और सियासत में तस्वीरों का बड़ा अहम रोल है। ऐसी एक तस्वीर तमिलनाडु के सीएम और इंडिया गठबंधन के सदस्य एमके स्टालिन और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की सामने आई है।
ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है। इस तस्वीर के सामने आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के विरोधी गठबंधन में शामिल हैं। दोनों ही अपने अपने गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। मुलाकात के बाद स्टालिन ने एक्स पर लिखा, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। बहरहाल सियासत के खेल में माना जाता है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर होते हैं। और विधानसभा चुनाव में हार के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। नवीन पटनायक 24 साल से ज्यादा समय तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीजेडी को 147 में से केवल 51 सीटें मिली, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले पटनायक ने नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात में उनकी हौसला अफजाई की। 70% उड़ीसा के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, अब 10% फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि ये चुनाव अयोध्या की जनता ने जीता है। ये राम को लाए हैं, ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। कि पोल पट्टी सब खुल गई, ये तो खुद राम बन रहे थे। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछाड़ लिया। और टीवी 9 से बातचीत में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो हार की समीक्षा करेंगे। उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा हम लोग आपको बताएंगे। वो 89 सीट जीतने वाली कांग्रेस जश्न मना रही है, 300 सीट जीतने वाले लोग शांत हैं। वो 89 सीट कांग्रेस जीती है, कम से कम अपने गृहबान में झांक के देखे कि 273 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हो आप? यहाँ 300 सीटें हैं, शपथ पत्र दे दिया गया, इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री जी ने, और इस्तीफा के बाद सरकार बनाने का दावा भी शाम को पेश होने जा रहा है। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के बयानों पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 और 2019 में भी बीजेपी बहुमत के बाद भी एनडीए की ही सरकार चला रही थी। 3 बार से कांग्रेस आंकड़े नहीं जुटा रहा है, 99 पे आके अखिलेश यादव 14 में बुरी तरह हारा, 19 में बुरी तरह हारा, 38-35 सीट ले आया तो उछल रहा, लग रहा है जैसे देश में सरकार बना लिया और 80 सीट ले आया। ये लोग निर्लज हैं। और वहीं एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने सलाह दी है कि वो मुकालते में ना रहे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो मुगालते में है। मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सिक्का के नीचे बैठी रहती है, इस इंतजार में कि सिक्का गिरे और उसका छाली वो खाए, तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। उधर विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस रिकॉर्ड जीत के बाद उन्होंने जश्न मनाया। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में विजय जुलूस निकाला और जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वो एक चाय की दुकान पर रुककर लोगों से गपशप करते हुए भी नजर आए। विदिशा से शिवराज ने 8 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। माना जा रहा है कि इस जीत के बाद उनका कद और बढ़ गया और केंद्र में उनको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है।
योग गुरु बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल राष्ट्र और विश्व के लिए लाभकारी होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा, ऐसी अपेक्षा है। उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इस राष्ट्र और विश्व के लिए ही मंगलकारी होगा, ऐसा विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी उसकी नियति है, उसके साथ साथ विश्व की भी नियति को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा। और नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के बड़े नेताओं से बधाई मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी बधाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, नरेंद्र मोदी और एनडीए को उनकी जीत पर बधाई। इस ऐतिहासिक चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं को बधाई। जैसे जैसे हम असीमित संभावनाओं वाले साझा भविष्य का रास्ता खोलते हैं, हमारे देशों के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है। वहीं ब्रिटिश पीएम सुनक ने मोदी से बात की और उन्हें चुनावी जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच सबसे करीबी दोस्ती है और साथ मिलकर ये दोस्ती आगे भी जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसे लेकर पाकिस्तान के लोग भी खुश हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसे लेकर पाकिस्तान की सरकार भले ही खुश नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के अमन पसंद लोग, खासकर युवा, काफी उत्साहित हैं। वो मोदी के शासनकाल में हुए कामों से काफी प्रभावित हैं। और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने इतिहास रच दिया है। सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना हो गई। सुनीता विलियम्स ने बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन कई बार की देरी के बाद फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ। विलियम्स ने इस तरह के मिशन पर जाने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास रचा। साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान विलियम्स अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली सदस्य बनी थी। उत्तराखंड के सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर बड़ा हादसा हो गया है। सहस्त्रताल पर ट्रैकिंग के लिए गए 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। सहस्त्रताल में फंसे ट्रैकर्स को बचाने में भारतीय वायुसेना जुटी हुई है। आईएएफ ने ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम में फंसे 15 ट्रैकर्स में से 3 की जान बचाई। आईएएफ ने 2 चीता और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू किया। इसके साथ ही आईएएफ ने 5 ट्रैकर्स के शवों को ताल से सफलतापूर्वक निकाला। बता दें कि 4 जून को सहस्त्रताल के ट्रैकिंग रूट पर 22 सदस्यों वाला ट्रैकिंग दल गया था, जहां खराब मौसम के कारण ट्रैकर्स रास्ता भटक गए। 11 ट्रैकर्स को एयरलिफ्ट कर दिया गया। आज वायुसेना ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये अभियान आज भी जारी रहेगा। और यूपी के कासगंज में एक होटल में विदेशी पर्यटक और उसके दोस्त के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विदेशी पर्यटक ने होटल मालिक और होटल कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। साथ ही विदेशी मुद्रा छीनने की भी बात कही, जिसको लेकर पीड़ित ने सदर सीईओ को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसके बाद मामले में पुलिस जांच कर रही है। मामले में तहरीर के आधार पर पंद्रह धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित। बता दें कि वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने गाली गलौज और अभद्रता की, जिसका विरोध शिवेंद्र दीक्षित ने किया। उसके बाद होटल मालिक और 8-10 कर्मचारियों ने मिलकर उसे और उसके साथी पर जानलेवा हमला किया। मुंबई के माहिम इलाके में बड़ा हादसा हो गया। खाली बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। तस्वीरें मुंबई के माहिम इलाके की हैं, जहां एक खाली इमारत की पहली मंजिल का एक बड़ा स्लैब 2 महिलाओं पर गिर गया। इस हादसे में एक 35 साल की महिला की मौत हो गई और एक अन्य महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर महिला का इलाज जारी है। बीएमसी की तरफ से दी जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी शाम 5:30 बजे दी गई, जिसके बाद बीएमसी की टीम मौके पर पहुंची। वहीं इमारत के गिरे हुए मलबे को हटाने के दौरान एक मजदूर स्लैब वाले हिस्से के नीचे फंस गया। और शिमला के जंगलों में आग लगने की 1500 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी जंगलों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं।
पिछले 50 दिनों में आग की घटनाओं में 13,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को नुकसान पहुंचा है। वन विभाग के अधिकारी जंगलों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आग लगने की घटनाओं से अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो वनों को आग से बचाने के लिए विभाग के साथ सहयोग करें। ये संकट मोचन टेम्पल के साथ लगती जगह है। यहाँ पे एक स्कूल है, साथ में होटल है, कुछ रहायशी मकान है। नुकसान तो जंगल में काफ़ी हुआ, पर ऐसे मकान और स्कूल तो बच गया है। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम के अचानक बदलने और कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इतना ही नहीं, कई इलाकों में काफी देर तक बूंदाबांदी होती रही, जिससे तापमान में भारी गिरावट हुई। इस दौरान तेज हवाएं भी चलती रही। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और तेज हवा के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई। बहुत मौसम सुहाना हुआ है। जो जरूरत थी वो अब पूरी हुई है। थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत टाइम से बारिश हुई है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने दिल्ली में मौसम का जायजा लिया। ये देखते हैं उनकी रिपोर्ट। बुधवार की शाम को पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव हुआ। करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में तेज मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में काफी ज्यादा गिरावट हुई। मौसम विभाग का मानना है कि गुरुवार को भी आसमान में काले काले बादल छाए रहेंगे। कुछ घंटों के लिए तेज हवाएं चलेंगी और दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में गुरुवार को भी बारिश होने के आसार मौसम विभाग जता रहा है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत अब दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बात उन्होंने आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर प्रताप सिंह की किताब इंडिया ओडिसी फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू एन इमर्जिंग सुपर पावर के विमोचन के मौके पर कही है। अमिताभ कांत ने कहा कि 1 दशक पहले भारत 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शुमार था, लेकिन आर्थिक सुधारों के जरिए ये महज 5 साल में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। उन्होंने भारत के विकास की कहानी पर लिखी गई प्रताप सिंह की किताब की खूब तारीफ की। What I like about his book is a perspective which truly has faith and belief in the development story of India. पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विनय कुमार सिंह, 16वें वित्त आयोग के सदस्य एएन झा और टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस दिलीप गुप्ता ने भी संबोधित किया। और इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर प्रताप सिंह ने अपनी किताब में कहा कि भारत 2047 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। प्रताप सिंह ने अपनी किताब में भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत से अब तक का शोध के साथ तथ्यात्मक ब्यौरा दिया गया। किताब में बताया गया है कि भारत 2047 तक दुनिया का सुपर पावर कैसे बनेगा। किताब में कहा गया कि साल 2045 तक भारत की जीडीपी $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $20,000 हो जाएगी, जो अभी $3,000 के स्तर पर है। इस तरह भारत अगले 20 साल में विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का समय अब शुरू हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस की अखंडता पर आंच आई तो परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। Не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. और T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अपने सफर की शानदार शुरुआत की है। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को हरा दिया है। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 96 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 13वें ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 37 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली। वहीं ऋषभ पंत 26 गेंद में 36 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट झटके। इसके अलावा अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 2-2 सफलता मिली। आयरलैंड का किला ढहाने में बुमराह, हार्दिक, अर्शदीप और सभी इंडियन बॉलर्स का अहम रोल रहा। अब टीम इंडिया अपना अगला मैच 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ये मैच न्यूयॉर्क में खेला जाएगा।
और एक बड़ी खबर है, पीएम की शपथ में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के पीएम को न्योता मिला है। श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी न्योता भेजा गया है। भूटान नरेश को भी निमंत्रण भेजा गया है। और ब्रेकिंग न्यूज है, बीजेपी ने अपने सभी सीएम को दिल्ली बुलाया है। कल दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है।